हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपिल कॉमर्स क्लासेस। अपन लोग कर रहे थे क्लास 12th अकाउंटेंसी मैराथन सीरीज स्टार्ट हो गई थी अकाउंट्स की। 2 चैप्टर सक्सेसफुली अपने उसमें कवर हो चुके हैं। एक था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी एंड नेक्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल, जिसमें कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने पढ़ा था। आज आपकी 3rd क्लास है। हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे, दैट इज योर अकाउंटिंग रेशियो। ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टूल है। 2 टूल हमने लास्ट क्लास में किए थे, दैट इज कंपैरेटिव इन कॉमन। नेक्स्ट टूल आज अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग रेशियो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 3 to 6 मार्क्स का वेटेज है इस चैप्टर का। ये चैप्टर ना ही सिर्फ 12th में, आपको इन नियर फ्यूचर भी काम आएगा। आप कोई भी कोर्सेज करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, ये चैप्टर आपको हमेशा काम आएगा, तो अच्छे से पढ़ना है। इसीलिए 2 क्लासेस शेड्यूल किए हमने आपके अकाउंटिंग रेशियो की। एक ये वाली क्लास जिसमें हम सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, आपको रेशियोज के फॉर्मूला समझाएंगे, रेशियोज के फॉर्मूले का फॉर्मुलेशन बताएंगे और उनको याद करेंगे अच्छे से। सारे रेशियो के फॉर्मूला पढ़ेंगे अच्छे से, उन्हें रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। फिर आपको एक दिन का टाइम मिलेगा संडे का, आप उसमें अच्छे से फॉर्मूलेस को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करोगे, याद करोगे, उन्हें अच्छे से लिखोगे। उसके बाद मंडे को एक नेक्स्ट क्लास होगी जिसमें अपन क्या करेंगे, सारे फॉर्मूलेस को याद करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे, पर्टिकुलर रेशियोज के और मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन अकाउंटिंग रेशियो। व्हाट इज अकाउंटिंग रेशियो? उसे पढ़ने से पहले देखो अकाउंटिंग रेशियो होते क्या हैं। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज बनाए थे, बैलेंस शीट बनाई थी, P&L बनाए थे। उसके बाद उनको एनालिसिस किया था, पास्ट ईयर के डेटा को प्रेजेंट ईयर के डेटा से कंपेयर करा है ना। खुद के सिंगल आइटम्स को, इंडिविजुअल आइटम्स को हमने उनके टोटल से डिवाइड करके उनका परसेंटेज निकाला, तो उसमें कॉमन साइज में पड़ा। और कंपैरिजन हमने कंपैरेटिव में देखा। अब हम क्या करेंगे और एनालिसिस करेंगे, और उसका एक टूल है आपका रेशियो। मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं क्या, रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर। क्या पढ़ते हैं आप लोग उस चैप्टर में कि 2 दोस्त हैं राम और श्याम, दोनों की एज का रेशियो है 2:3, है ना। दोनों की एज का रेशियो है 1:2। मतलब राम की एज का दोगुना कौन है, श्याम है। क्या निकाला हमने, दोनों की एज के बीच का रिलेशनशिप क्या निकाला हमने, रेशियो की मदद से निकाला। तो दिस इज ओनली कॉल्ड रेशियो। रिलेशनशिप बिटवीन 2 टर्म्स इज कॉल्ड योर रेशियो। आप देखो रिलेशनशिप किसके बीच में क्रिएट करोगे, जब 2 टर्म्स क्या होंगी, आपस में रिलेटेड होंगी। अगर आपने अनरिलेटेड टर्म्स का क्या निकाला, रेशियो, कोई मतलब है क्या उस बात का, नहीं। आप राम की एज का रेशियो निकाल रहे हो राम की इनकम से, ठीक है। दोनों के बीच का क्या है, कोई रिलेशनशिप नहीं है कि उसकी उम्र उसकी इनकम से डबल है। ये कोई आइडियल रेशियो नहीं है। आप निकाल सकते हो, ऐसे तो कुछ भी रेशियो निकाल सकते हो, लेकिन आइडियल रेशियो क्या होता है, जब दोनों टर्म्स क्या होती हैं, आपस में रिलेटेड होती हैं। तो वेयर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो मेन पॉइंट आपको रेशियो चैप्टर पढ़ते वक्त याद रखना है, बोथ न्यूमरेटर and denominator are related to each other। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज आर क्वांटिटेटिव टूल्स। क्या निकालते हो, क्वांटिटेटिव टूल है, आप मेजरमेंट करते हो, मैथमेटिकल टर्म्स का यूज करते हो, काइंड में थोड़ी ना निकालोगे। क्वालिटी वाइज रेशियो चैप्टर नहीं है, क्या है, मैथमेटिकल टूल है, क्वांटिटेटिव टूल है, जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं, कंपनी की इनसाइट को देखते हैं, कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंपनी बढ़िया काम कर रही है, कंपनी कहाँ स्पेंड करती है, कितने असेट हैं, असेट और लाइबिलिटी का आपस में क्या रेशियो है, स्टॉक और डेटर्स का आपस में क्या रेशियो है, सेल और प्रॉफिट का आपस में क्या रेशियो है, वो हम क्या जानते हैं, अकाउंटिंग रेशियो के चैप्टर की मदद से हम इसे समझते हैं। तो दोनों के बीच में
रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर हो रखा है तो आप रेशियो निकालोगे। और रेशियो क्यों निकालते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को जानने के लिए, पहचानने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है? डेफिनेशन का ही पॉइंट आ गया, हेल्प्स इन फाइनेंशियल एनालिसिस, हमें पता ही है। असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग। अब देखो इन्वेस्टर क्या करेगा, पूरे के पूरे फाइनेंशियल्स को लेके तो वो बैठेगा नहीं, है ना, कि चलो कंपनी की बैलेंस शीट इस साल की, अगली साल की, लास्ट ईयर की फैला के बैठ रहा है और क्या कर रहा है, रिलेशनशिप निकाल रहा नहीं। वो क्या करेगा, रेशियोज देख लेगा, ट्रेंड देख लेगा कंपनी के, उसे पता चल जाएगा कि देखो लास्ट ईयर कंपनी का जो प्रॉफिट था ना वो 10% था और करंट ईयर में कंपनी का प्रॉफिट 15% है। इसका मतलब कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 5% से, तो उसको क्या पता चल जाएगा, फाइनेंशियल्स की पोजीशन पता चल जाएगी, क्या पता वो इन्वेस्ट कर दे। तो इन्वेस्टर्स को सबसे बड़ा फायदा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट टूल से। कौन सा टूल? अकाउंटिंग रेशियो से। डिसीजन मेकिंग में फायदा हो गया, मैनेजमेंट भी इसी हिसाब से डिसीजंस लेंगे, इन्वेस्टर्स भी, लेंडर्स भी, एम्प्लॉयज भी। ठीक है, परफॉर्मेंस कंपैरिजन में काम आता है, ऑब्वियसली काम आता है। आज आपका जीपी है 2023-24 में 25%, लास्ट ईयर था जीपी 30%। आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो। कौन सी परफॉर्मेंस को? जीपी रेशियो वाली परफॉर्मेंस को। तो आपने रेशियो निकाला लास्ट ईयर का, करंट ईयर का, दोनों को क्या करा, कंपेयर करा। क्या पता चल गया आपको कि भाई कितना बढ़ा है और कितना घटा है। तो कब कंपेयर करोगे? जब रेशियो निकला होगा तभी तो कंपेयर करोगे। इसीलिए रेशियोज कब काम आते हैं? परफॉर्मेंस कंपैरिजन में भी काम में आते हैं। अब कितने टाइप्स के रेशियो हैं? बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिजनेस में, है ना, अलग अलग रेशियो होते हैं। तो जितने भी रेशियो पॉसिबल थे सबको मेजर कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया। दैट इज योर 4 कैटेगरी: लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स। बारी बारी करके एक एक टाइप को पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने भी रेशियोज के फॉर्मूले हैं उन्हें समझेंगे और बार बार बोलकर उन्हें याद करेंगे। रिपीटेटिवली आपको वो चीज़ें डिक्टेट करनी है जिससे आपको याद हो जाए। आप अकेले बैठे हो, अकेले पढ़ाई कर रहे हो, अकेले रूम में ही क्या करो, उसे बार बार डिक्टेट करो। पता चलना चाहिए आसपास मोहल्ले को, घर वालों को कि आप पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, कॉपी निकालो, पेन निकालो और स्टार्ट करो रेशियोज के फॉर्मूले को याद करना, लिखना। फर्स्ट आता है आपका लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा रेशियो? लिक्विडिटी रेशियो। नाम क्या है इसका दूसरा? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। हम इससे कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन का क्या लगाते हैं, पता लगाते हैं कि भाई कंपनी के पास कितने एसेट हैं और कितनी लायबिलिटी हैं जो इस साल में पे ऑफ करनी है। मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच का रिश्ता कहाँ डिवाइड होता है? लिक्विडिटी रेशियो में। इसमें 2 आते हैं आपके रेशियो। एक आता है आपका करंट रेशियो। कौन सा रेशियो? करंट रेशियो। इसका दूसरा नाम क्या है? वर्किंग कैपिटल रेशियो। बिजनेस चलाने के लिए जो खर्चे होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? वर्किंग एक्सपेंसेस, आपके वर्किंग कैपिटल। अब देखो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। करंट एसेट मतलब विद इन अ ईयर जो बेनिफिट देते हैं असेट्स, उनको क्या बोलते हैं? करंट एसेट। जैसे कि आपके डेटर्स हो गए, इन्वेंट्री हो गया, स्टॉक आपका क्या है? करंट एसेट है, इस साल की इस साल में बिक जाएगा, यही अपन माना जाता है, यही करंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो आपको विद इन ईयर क्या कर देनी है? पे ऑफ कर देनी है। जैसे कि आपने उधार सामान खरीदा, भाई पेमेंट कर दो और 1 साल के अंदर ही कर दो। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो लायबिलिटीज जो आपको करंट ईयर में पे ऑफ कर देनी है उन्हें क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। वो असेट जिनसे आपको बेनिफिट डिराइव होगा विद इन अ ईयर, 1 साल तक मोटा मोटी आपको उनसे क्या मिलेगा? बेनिफिट मिलेगा। वो क्या होते हैं? करंट असेट। आइडियल रेशियो क्या होता है? ये 2:1। आइडियल मतलब स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है? ऐसा माना जाएगा कि कंपनी के पास कम से कम 2 गुना असेट होनी चाहिए उसकी लायबिलिटीज के जितने। आइडियल रेशियो क्या होता है? 2:1। मतलब कंपनी के पास 2 गुना क्या होनी चाहिए? करंट असेट्स होनी चाहिए करंट लायबिलिटीज के 2 गुना। मान लेते हैं कंपनी की लायबिलिटी है 1 लाख, तो आपके पास कम से कम 2 लाख के क्या होने चाहिए? असेट्स होने चाहिए।
लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए कम से कम आपके पास 2 गुना क्या होने चाहिए, करंट असेट। क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, बोलो बार बार, करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, देखो कौन कौन से आइटम है जो करंट असेट्स में आते हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है 8-10 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, मतलब वो इन्वेस्टमेंट विद इन ईयर रिटायर हो जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा, क्या होता है आपका करंट असेट होता है। ठीक है। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक, जो सामान आप बेचते हो, बिजनेस का जो ऑपरेशन है वो उस चीज का स्टॉक, उसे क्या बोलेंगे अपन, इन्वेंट्री बोलेंगे। इस इन्वेंट्री में क्या काउंट नहीं होता है, याद रखना, लूज टूल्स नहीं आते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स भी नहीं आते हैं। इसका मतलब करंट असेट्स की वैल्यूएशन अब जब आप करोगे ना, तो लूज टूल और स्टोर्स एंड स्पेयर्स अगर दे रखे हैं तो उनको माइनस कर देना। ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल, धंधा करने से, बिजनेस करने से आपको कहाँ कहाँ पैसा मिलेगा, जैसे कि आप उधार सामान बेचते हो, क्या क्रिएट होते हैं, डेटर्स, और दूसरा क्या क्रिएट होते हैं, बिल रिसीवेबल। दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। आप क्या होते हैं, ये करंट असेट्स होते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मतलब करंट असेट, हाथ में पैसा करंट असेट, बैंक में पैसा करंट असेट। पैसे के बराबर जो चीज है दैट इज योर मार्केटेबल सिक्योरिटीज, वो भी क्या है, करंट असेट। विद इन 2 मंथ्स और 1 मंथ क्या हो जाती है, कैश रियलाइज हो जाता है आपको इनसे, तो ये क्या है आपकी करंट असेट। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को उधार दे रखा है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, क्या है आपका ये करंट असेट। आ जाएगा वापस से 1 साल के अंदर अंदर, तो क्या बन गया ये करंट असेट। अदर करंट असेट जैसे कि प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या होते हैं आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो खर्चे इस साल के नहीं थे लेकिन आपने पे ऑफ कर दिए। इस साल का खर्चा नहीं था, आपने इसी साल दे दिया, मतलब वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा था, अब नेक्स्ट ईयर आपको वो देना नहीं पड़ेगा, तो क्या बन गया आपका ये भाई असेट बन गया। अब नहीं देना, अब आप शांति से बैठोगे कि भाई अब ये खर्चा देना ही नहीं है, तो ये आपका क्या बन गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्या है ये, करंट असेट। दूसरा है इंटरेस्ट रिसीवेबल, आपने काम कर दिया है ना, इंटरेस्ट कमा ली, मिली नहीं है, मिल जाएगी 1 साल के अंदर अंदर मिल जाएगी, तो क्या हो गई आपकी ये करंट असेट। विद इन ईयर जो कैश रियलाइज हो जाएगा, जो पैसा आपको मिल जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, करंट असेट्स बोलेंगे। और विद इन ईयर जो आपको पे ऑफ करने होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, करंट लायबिलिटी। ठीक है। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, करंट असेट में क्या क्या आता है, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट असेट एंड शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ठीक है। 2 बार आप बोलोगे, 2 बार मैंने बोल दिया, याद हो गया। ठीक है। अब करंट लायबिलिटीज में भी देख लेते हैं क्या क्या आता है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, छोटे समय के लिए है ना, कम समय के लिए, 1 साल के अंदर अंदर के जो आपने क्या ले रखा है, कोई लोन ले रखा है, बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले रखी है, 7-8 महीने का कोई टर्म लोन ले रखा है, रिश्तेदार से पैसे उधार ले रखे हैं, है ना, क्या है आपके शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ट्रेड पेबल्स, आपने उधार सामान खरीदा, अब आप बेचते हो तो खरीदते भी हो उधार, अब आपने उधार सामान खरीदा, क्या देना है उन लोगों को, पैसा वापस देना है, 1 साल के अंदर अंदर देना है, करंट लायबिलिटी। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल क्या होते हैं, ट्रेड पेबल्स का पार्ट होते हैं। अदर करंट लायबिलिटी जैसे कि आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो खर्चे इस साल के थे और आपने दिए नहीं, एम्प्लॉय ने 12 महीने काम कर दिया, आपने सिर्फ 6 महीने की उसे क्या दिया है, सैलरी दी है, 6 महीने की क्या हो गई, आउटस्टैंडिंग, क्या बन गई आपकी करंट लायबिलिटी बन गई। अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब देखो कंपनी का फाइनेंशियल्स पढ़े थे, वहां देखा था कंपनी क्या देती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, पर कुछ शेयर होल्डर्स अभी उसे क्लेम नहीं करते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो करेंगे ही नहीं, है ना, कि कंपनी मौज काटे, अरे इन्होंने मांगा नहीं हमें देना नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, कंपनी को वो पैसा देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल देना पड़ेगा, तो वो डिविडेंड अभी क्लेम हुआ नहीं है, तो क्या है आपकी तो लायबिलिटी है, आपको तो देना पड़ेगा ही, तो क्या बन गया ये भी आपकी अदर करंट लायबिलिटीज बन गया। ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस भी आपकी क्या होती हैं, अदर करंट लायबिलिटी, आपने किसी खर्चे के लिए क्या बना दिया, कोई प्रोविजन, जैसे कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बना दिया, है ना, ग्रेच्युटी का प्रोविजन बना दिया, लंबे समय के लिए है लॉन्ग टर्म। टैक्स का प्रोविजन क्या होता है आपका,
शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है ना। इस साल आपको टैक्स देना है, टैक्स का प्रोविजन बनाए, इस साल रियलाइज हो गया, खत्म काम, करंट लायबिलिटी बन गई। ग्रेचुइटी, एन्युटी है ना, पेंशन का हम क्या बनाते हैं, प्रोविजन, मतलब लंबे समय के लिए बनाते हैं। एम्प्लॉय रिटायर होगा तब आपको वो पे ऑफ करना पड़ेगा, तो वो क्या बन गई आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ठीक है, देखो एक पॉइंट आता है करंट लायबिलिटी में आपका, दैट इज करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। क्या मतलब है इस बात का, लॉन्ग टर्म डेब्ट, लंबे समय की उधारी। ठीक है, आपने 5 साल के लिए क्या ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है। ठीक है, लोन ले रखा है आपने 5 ईयर्स के लिए। 2017 में आपने लोन लिया है, 17 से 18, 19, ये हो गई 1 साल, ये हो गई 2 साल, 20, 3 साल, 21, 4 साल और 2022 5 साल। 2022 के क्या बना रहे हो आप, फाइनेंशियल्स बना रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो। तो देखो ये तो इस साल क्या देना पड़ेगा आपको लोन, है ना। 2022 में ये लोन क्या बन गया आपकी करंट लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि इस साल आपको ये पे ऑफ करना है। लगातार 4 साल तक आप इस लोन को लॉन्ग टर्म डेब्ट के रूप में दिखाओगे। जैसे ही 5वां साल आएगा, 5th ईयर में आप इस लोन को कैसे दिखाओगे, शॉर्ट टर्म डेब्ट के राह पे दिखाओगे। क्यों, क्योंकि आपको इस साल ये पे ऑफ करना पड़ेगा। आया समझ में, ये होती है आपकी करंट लायबिलिटीज। देखते हैं एक बार फिर से बोलते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आते हैं, और क्या आती है आपकी कॉल इन एडवांस आता है, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लोन भी आता है। ठीक है, करंट असेट पढ़ लिए, करंट लायबिलिटी पढ़ ली। अब रेशियोज का फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला करंट रेशियो, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अगर वो दे नहीं रहा है करंट रेशियो कितने, वो करंट असेट कितने हैं, करंट लायबिलिटी कितने हैं, अब आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है असेट में क्या आता है और लायबिलिटीज में क्या आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौन सा रेशियो, क्विक रेशियो, जिसको और क्या बोलते हैं हम, लिक्विड रेशियो, और क्या बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो। लिक्विड रेशियो के कितने नाम हैं, 3, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो एक ही बात है, किसी भी नाम से आप इन्हें पुकार सकते हो। एग्जामिनर पूछ लेगा एसिड टेस्ट रेशियो, तो वहाँ पे खो जाना नहीं है ना, पता है आपको। लिक्विड रेशियो का ही तो दूसरा नाम है क्या, एसिड टेस्ट रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, करंट असेट में से क्या माइनस कर दो, इन्वेंट्रीज को माइनस कर दो, और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी क्या कर दो, माइनस कर दो। और किससे डिवाइड करोगे, करंट लायबिलिटी से। करंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, आंसर आ गया आपका क्विक रेशियो। करंट असेट माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, क्या आ गया आपका, लिक्विड रेशियो। ठीक है, आया समझ में। लिक्विडिटी रेशियो इसके साथ आपके होते हैं खत्म। कितने टाइप के हैं, 2, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ठीक है, आपको पता है करंट असेट्स में क्या आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या आता है। नेक्स्ट रेशियो की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे से याद कर लेना इनको, और है ना अच्छे से नोटबुक में लिख लेना, रटने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार समझ में आ जाएंगे ना, तो आप 2 बार लिखोगे, रेशियोज के फॉर्मूले आपको टिप्स पे याद हो जाएंगे। फिर आप क्वेश्चन करोगे ना, तो देखना कितना मजा आएगा। जब फॉर्मूलेज याद होते हैं तो क्वेश्चन करने में मजा आता है। अब आपको याद नहीं है, बार बार पन्ना पलट रहे हो, फिर फॉर्मूला देख रहे हो, फिर उसे सॉल्व कर रहे हो, फिर ऐसे पढ़ने में मजा नहीं आएगा, है ना। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो। पहला कौन सा था, लिक्विडिटी। क्या बोल रहा था हमने, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा रहे थे कि कंपनी कितनी सॉल्वेंट है, कंपनी के पास कितना पैसा है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने का। अब क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन हम कंपनी की पता लगा रहे हैं। कौन सी पोजीशन पता लगा रहे हैं, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन। फर्स्ट रेशियो है इसमें डेब्ट टू इक्विटी, नाम से ही पता चल रहा है, डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट मतलब आउटसाइड लायबिलिटी,
डेब्ट मतलब क्या होता है? आपकी आउटसाइडर्स वाली लायबिलिटी, उधारी का पैसा, जो पैसा आपने लोन से ले रखा है, डिबेंचर इशू कर रखे हैं, बॉन्ड इशू कर रखे हैं, बैंक से ले लिया, तो क्या हो गया आपका? डेब्ट हो गया। इक्विटी मतलब मालिकों द्वारा लगाया हुआ पैसा, इक्विटी मतलब मालिकों द्वारा लगाया हुआ पैसा, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। क्या आता है इसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी किस में आता है? इक्विटी में। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस किसका पार्ट है? आपका इक्विटी का। इक्विटी की जगह क्या लिख देते हैं हम कभी कभी? शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। डेब्ट में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लायबिलिटीज, जहां आपने बाहर से पैसा उठाया, लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल इक्विटीज भी इन्हें बोल सकते हैं, जो पैसा आपने बाहर से उठाया है। ठीक है। इंटरनल क्या हो गया? इक्विटी, मालिकों द्वारा लगाया हुआ पैसा, जिसकी कंपनी है उसने पैसा लगाया है, क्या बन गया? इक्विटी। बाहर से लिया है तो आपका डेब्ट। तो हम इनके बीच का क्या निकाल रहे हैं? रेशियो निकाल रहे हैं, डेब्ट अपॉन इक्विटी। नाम से ही पता चल रहा है, डेब्ट टू इक्विटी। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि डेब्ट के अंदर क्या क्या आते हैं। लॉन्ग टर्म डेब्ट मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लंबे समय की उधारी और लंबे समय तक का आपने कोई प्रोविजन क्रिएट किया हुआ है, वो किसका पार्ट है? आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का पार्ट बन जाता है। आइटम्स इंक्लूडेड इन इक्विटी और शेयर होल्डर फंड्स में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। नाम में इक्विटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप इक्विटी शेयर कैपिटल को ऐड करो, इक्विटी भी ऐड करनी है, प्रेफरेंस भी ऐड करना है और रिजर्व एंड सरप्लस भी ऐड करना है। ठीक है। नेक्स्ट है डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। रेशियो खुद ही अपने फॉर्मूले बता रहा है, देखो डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग को लिख दो, मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे ऊपर, नीचे आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में अभी पढ़ा क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लंबे समय की उधारी और लंबे समय तक का कोई प्रोविजन आपने क्रिएट किया हुआ है। एम्प्लॉयज बेनिफिट प्रोविजन है ना, पेंशन का प्रोविजन, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन, डेटर्स के लिए प्रोविजन, सब क्या बन जाएंगे? आपके लॉन्ग टर्म प्रोविजन। आइटम्स जो कैपिटल एम्प्लॉयड में आएंगे वो क्या आएंगे? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और शेयर होल्डर फंड। इसका मतलब ऊपर क्या आया? डेब्ट और नीचे क्या आया? डेब्ट प्लस इक्विटी। क्या आया? डेब्ट प्लस इक्विटी। ऊपर क्या आया? जो पैसा आपने बाहर से उठाया है, और नीचे क्या आया? बाहर का अंदर का दोनों का मिला दिया। ठीक है। बाहर से लोन लिया, ऊपर आ गया डेब्ट। बाहर से लोन लिया और अंदर मालिकों ने जो पैसा लगाया, दोनों को मिला के क्या बोला है यहाँ पे? टोटल इक्विटी। तो फॉर्मूला क्या हो गया? लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नाम में ही देखो समझ आ रहा है, नाम से ही कैपिटल एम्प्लॉयड। बिजनेस में कितनी कैपिटल लगी हुई है, कितनी कैपिटल इनबिल्ट है, कितनी कैपिटल लगाई गई है। अब किसी ने भी लगाई हो, आपने बाहर से ली हो चाहे मालिक अपने घर से लाए हो, हमें यहाँ कोई लेना देना नहीं है। किससे मतलब है? कैपिटल से। बाहर से आई तो भी लिख लो, अंदर से आई तो भी लिख लो। कंपैरिजन किससे करेंगे? बाहर से आने वाली से। क्यों कर रहे हैं? आप ये देख रहे हो कि जितनी कैपिटल हमारे बिजनेस में लगी हुई है ना, वो मांगी हुई कितनी है और घर वाली कितनी है। मांगी हुई मतलब डेब्ट और जो घर से लगाई वो इक्विटी। कौन सा रेशियो हो गया? डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या हो गया? डेब्ट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? डेब्ट प्लस इक्विटी, दैट इज शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेब्ट। ठीक है। कितने फॉर्मूले हो गए अभी तक? अपने 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मतलब डेब्ट अपॉन इक्विटी, बाहर वाला पैसा डिवाइडेड बाय अंदर वाला पैसा। नेक्स्ट हो गया डेब्ट टू कैपिटल एम्प्लॉयड, बाहर वाला पैसा डिवाइडेड बाय अंदर प्लस बाहर वाला पैसा। ठीक है। फॉर्मूले में ऐसे नहीं लिखना है कि बाहर डिवाइडेड बाय अंदर प्लस बाहर, वो आपको याद करना है, समझाने के लिए आपको मैं ऐसे बता रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे, थर्ड फॉर्मूला, टोटल असेट टू डेट रेशियो। नाम से ही पता चल गया, ऊपर क्या आएंगे? सारे के सारे असेट्स
बैलेंस शीट में जो भी एसेट साइड है ना उसका टोटल ऊपर लिख दो, और इधर से जो डेप्ट है, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, जो पैसा बिजनेस करने के लिए आपने बाहर से लिया है, उसे नीचे लिख दो। फॉर्मूला क्या बन गया? टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। टोटल एसेट में क्या आएंगे? करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, लोन एंड एडवांस, सब आ जाएगा। ठीक है, मतलब बैलेंस शीट की जो एसेट साइड है ना उसका सारा का सारा टोटल, जैसे जो नीचे लिखते हैं ना अपन टोटल, वही क्या है आपके टोटल एसेट्स। डिवाइड किससे करेंगे? डेप्ट से। डेप्ट में क्या आएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। गॉट इट? नेक्स्ट आता है प्रोप्राइटरी रेशियो। ये रेशियो किसके बीच का रिलेशनशिप डिसाइड करता है? प्रोप्राइटर्स के फंड के रिलेशन डिसाइड करता है वो असेट्स के साथ। प्रोप्राइटर मतलब मालिक, ओनर। ठीक है, कौन होते हैं ओनर? हमारे प्रोप्राइटर्स फंड का दूसरा नाम क्या है भाई? शेयर होल्डर फंड। क्या नाम है? शेयर होल्डर फंड। क्या आता है इसमें? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में क्या आता है आपका? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मतलब सेम ही है, जो शेयर होल्डर फंड्स था ना उसी को क्या बोला है यहाँ पे? प्रोप्राइटरी फंड बोला है। असेट में क्या आएगा आपको? करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट। प्रोप्राइटर फंड में क्या आएगा? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अब देखो कभी कभी है ना क्वेश्चंस क्या करेगा, चलो देखते हैं, ये भी आपको दे देगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, प्रेफरेंस शेयर इतनी है और रिजर्व एंड सरप्लस इतने हैं। मान लेते हैं ये चीज़ आपको नहीं दी, ठीक है। अब आपको टोटल पता है बैलेंस शीट का, ये असेट होता है, ये लायबिलिटी, दोनों के टोटल बराबर आते हैं। ये बात हमें पता है कि दोनों साइड के टोटल बराबर होते हैं, है ना। सबको पता है कि बैलेंस शीट में दोनों साइड के टोटल बराबर होते हैं, बस हमें ये बात पता ही होती है। हम इसका फॉर्मूले में और क्वेश्चंस में एप्लीकेशन करना बिल्कुल भूल जाते हैं। देखो कैसे भूलेंगे, क्वेश्चन आपको देगा नहीं इक्विटी रिजर्व्स एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, वो देगा नहीं, बैलेंस शीट का टोटल दे देगा, पर हम क्या करेंगे, उसका यूज नहीं करेंगे और क्वेश्चन में अलग ही दिमाग लगाएंगे, फिर बोलेंगे अरे ये तो दे ही नहीं रखा, रेशियो कैसे निकलेगा। देखते हैं आप, ये आपकी बैलेंस शीट होती है। क्या होता है बैलेंस शीट में आपके पास? इधर नॉन करंट असेट्स होते हैं और इधर करंट असेट्स होते हैं, दोनों का टोटल मिला के क्या आ जाता है? टोटल असेट्स। ये दे रखा होगा आपको, ठीक है। इधर आपको लायबिलिटीज दे रखी होंगी, लॉन्ग टर्म बोरोइंग दे रखी है और क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई इक्विटी प्रेफरेंस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज शेयर होल्डर फंड नहीं गिवन, टोटल उन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड ही बोलते हैं। ये नहीं दे रखा, आप निकाल तो सकते ही हो ना। देखो इसका टोटल दे रखा है, ये इसके बराबर ही होता है। मान लेते हैं ये 10 लाख है, तो आप समझ जाओ टोटल लायबिलिटीज भी कितनी है भाई? 10 लाख ही होंगी। 10 लाख में से इसको माइनस कर दो, इसको माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आपके पास क्या आ जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो 10 लाख में से लॉन्ग टर्म बोरोइंग को माइनस किया, क्रेडिटर्स को माइनस किया, आंसर क्या जाएगा? शेयर होल्डर फंड। तो आपको कौन सी अप्रोच लग गई है? नेट असेट वाली अप्रोच लगाई। रिवर्स साइड से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। असेट का टोटल लायबिलिटी के बराबर है, लायबिलिटी में से हमने क्या माइनस कर दी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, क्रेडिटर्स वाला पॉइंट माइनस कर दिया, क्या जाएगा आंसर? इक्विटी कैपिटल, दैट इज शेयर होल्डर फंड। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। आया समझ में? बहुत, अब तो बहुत इजी हो गया, बहुत सिंपल फॉर्म में समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है। फिफ्थ रेशियो आता है इसके अंदर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और दूसरा नाम क्या है इसका? डेट सर्विस रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मतलब जब हम बाहर से पैसा लेते हैं, जब हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग करते हैं, हम लोन लेते हैं, डिबेंचर इश्यू करते हैं, तो हमें क्या देनी पड़ती है? उनको इंटरेस्ट देनी पड़ती है ना। ये बात तो सबको पता होगी, ये तो बचपन में ही पढ़ ली थी, सबको पता है। तो
आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे क्या देनी है, इंटरेस्ट देनी है। इंटरेस्ट क्या है आपका, एक एक्सपेंस है, क्या है आपका खर्चा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे आपको इंटरेस्ट देनी है, दैट इज योर एक्सपेंस। कहाँ से दोगे, प्रॉफिट में से ही तो दोगे। बस रेशियो का नाम क्या है, जो हमें इंटरेस्ट पे करनी है उससे हम कहाँ से कवर कर रहे हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बात खत्म। रेशियो के नाम में ही रेशियो के फॉर्मूले छपे हुए होते हैं, आप अगर अच्छे से समझो, रटना नहीं है। देखो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स पता है हमें, क्योंकि हम इसे ही तो कवर करेंगे फॉर्मूले में। जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे हमें इंटरेस्ट पे करनी है उसको हम कहाँ से कवर करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आता है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो प्रॉफिट जिसमें से अभी इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ, टैक्स भी माइनस नहीं हुआ। कौन सा प्रॉफिट, सिर्फ कच्चा प्रॉफिट है ये वो प्रॉफिट नहीं है जो एक्चुअल में आपको होता है। एक्चुअल में आप इतना नहीं लेकर जाते घर, अभी आपको क्या देनी है, जिनसे उधार ले रखा है उनको इंटरेस्ट देनी है, फिर सरकार आ जाएगी मुंह उठा के, उसको टैक्स देना है, फिर इक्विटी को क्या देना है, डिविडेंड देना है। वो थोड़ा बहुत बचेगा जो आप लेकर जाते हो। तो वो प्रॉफिट जिसमें से अभी ना इंटरेस्ट गई ना टैक्स गया, उससे किसको कवर करोगे आप, इंटरेस्ट को कवर करोगे। हो गया फॉर्मूला याद, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। व्हाट इज योर फॉर्मूला ऑफ इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और डेट सर्विस रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। आया समझ में? दो फॉर्मूले आपके कवर हो चुके हैं। फर्स्ट था आपका लिक्विडिटी रेशियो और सेकंड था आपका सॉल्वेंसी रेशियो। लिक्विडिटी में क्या कर रहे थे हम, कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन पता कर रहे थे, और सॉल्वेंसी रेशियो में क्या था, कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हम पता कर रहे थे कि कंपनी कितनी सक्षम है अपनी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में, उसका क्या रेशियो है उसके डेब्ट्स के साथ। करंट में देख रहे थे हम करंट लायबिलिटीज के साथ, और लंबे में देख रहे थे हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के साथ। दैट इज योर लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। और इधर क्या थे आपके इन्वेंट्रीज हो गई है ना, और आपका करंट असेट्स में क्या आता है, डेटर्स हो गए, कैश हो गया। ठीक है, दोनों तरीके के रेशियो देख लिए हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। आगे बढ़ते हैं, बिजनेस में हमने सॉल्वेंसी देख ली, लॉन्ग वाली और शॉर्ट वाली। नेक्स्ट पॉइंट है आपका थर्ड टाइप का जो रेशियो आता है वो है आपका टर्नओवर और परफॉर्मेंस रेशियो। आप कंपनी की क्या देखेंगे, परफॉर्मेंस देखेंगे कि भाई कैसे अंदर का काम कैसे करती है कंपनी, कंपनी चलती कैसे है, परफॉर्मेंस क्या है उसकी, डेली बेसिस पर क्या देखेंगे उसकी परफॉर्मेंस। ऊपर क्या देखा हमने, लास्ट रिजल्ट देखे, लायबिलिटी, लोन लेना, पैसा देना, पैसा लेना। यहाँ क्या देखेंगे, कंपनी की परफॉर्मेंस को मीजर करेंगे। आइए करते हैं मीजर। अब कंपनी की परफॉर्मेंस आप मीजर कैसे करोगे, एक कोई बिजनेस है उसकी आप परफॉर्मेंस कैसे मीजर कर सकते हो, उसकी इनकम देखकर। और बिजनेस की मेन इनकम क्या है, माल बेचने से, किससे है, सेल से। तो हम बेसिकली इसमें किससे देखेंगे, अपना मेजरमेंट किससे करेंगे, सेल से करेंगे कि हम कितनी सेल करते हैं, क्या हमारी परफॉर्मेंस है। पहला रेशियो आता है आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जो भी हमारे परफॉर्मेंस रेशियो हैं इनको और क्या बोलते हैं अपन, टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं। टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ आपको। देखिए, कोई भी टर्नओवर रेशियो जैसे कि स्टॉक टर्नओवर रेशियो, नीचे क्या आएगा आपका, जहां भी टर्नओवर रेशियो लिखा है उससे जस्ट पहले जो भी वर्ड लिखा है ना उसको क्या लिख देना, एवरेज में नीचे। नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। टर्नओवर रेशियो में जो भी वर्ड आपका टर्नओवर से पहले लिखा हुआ है उसे टर्न कर दो और नीचे लिख दो एवरेज स्टॉक। याद करने की ट्रिक है, इनकेस अगर आप फॉर्मूलेस भूल जाते हो तो स्टॉक टर्नओवर, तो स्टॉक को टर्न कर दो, नीचे लिख दो कौन सा स्टॉक, एवरेज स्टॉक। अब आप देखो स्टॉक एक ही तो रहता नहीं है साल भर की, भैया आज आपने खरीदा 10 लाख का, मान लो पूरी साल आपके पास 10 लाख का स्टॉक रहेगा, नहीं।
चेंज होता रहता है, तो हम कौन सा लें। इसीलिए फॉर बेटर कैलकुलेशन, अच्छी परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए एवरेज वाला स्टॉक हम काउंट करते हैं। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या हो गया, जितना ओपनिंग था जितना क्लोजिंग था डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक। अब स्टॉक का रिश्ता किससे है, सेल से। स्टॉक का क्या करोगे आप, बेचोगे ही तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS क्या बोलते हैं इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलती है, सबको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं COGS। सेल में से GP माइनस हो गया, आंसर आ गया COGS। दूसरी अप्रोच, ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आंसर आ गया COGS। जो सामान आपने बेचा उसकी क्या कॉस्ट थी, इसी को तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो सामान आपने बेचा मतलब गुड्स सोल्ड, उसकी क्या कॉस्टिंग थी, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा उसमें से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो सेल में से आपने प्रॉफिट का हिस्सा घटा दिया, क्या बच गया, जो सामान बेचा उसकी कॉस्टिंग आ गई, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसका रेशियो किससे निकालोगे, एवरेज स्टॉक से निकालोगे। COGS अपॉन एवरेज स्टॉक किसका फॉर्मूला हो गया, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, क्या फॉर्मूला था, देखो कोई भी टर्नओवर रेशियो होगा आप क्या कर देना, उसे टर्न कर देना। स्टॉक टर्नओवर है तो स्टॉक नीचे आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर मतलब आपके ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब आप जब सामान बेचते हो उधार पे बेचोगे तो क्या क्रिएट होंगे, डेटर्स क्रिएट होंगे और बिल रिसीवेबल क्रिएट होंगे। फॉर्मूला याद करने की क्या ट्रिक है, जो भी टर्नओवर से पहले है उसका एवरेज नीचे लिख दो। नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मतलब एवरेज डेटर्स, और BR होंगे तो BR भी आ जाएंगे। BR प्लस डेटर्स को मिला के ही तो ट्रेड रिसीवेबल बनते हैं। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 क्या आ गया, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ऊपर क्या आ जाएंगे, देखो रटने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला आपको, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। नीचे क्या आ जाएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ऊपर क्या आ जाएगा, अब देखो डेटर्स क्रिएट कब होते हैं, जब आप सामान उधार बेचते हो, तो ऊपर क्या जाएगी, क्रेडिट सेल्स। सिंपल फॉर्मूला। रेशियो वाले चैप्टर का सबसे इजीएस्ट फॉर्मूले होते हैं टर्नओवर वाले फॉर्मूले, ठीक है। क्या फॉर्मूला है, क्रेडिट सेल को डिवाइड कर दो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, ठीक है। अब इसी के अंदर आप पढ़ोगे नेक्स्ट वाला, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल मतलब उधार खरीदते हैं, जब हमें पेमेंट करना पड़ता है, जिनको हम पेमेंट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स को करते हैं और बिल्स पेबल का पेमेंट करते हैं। क्या बन गया आपके दोनों को मिला के, ट्रेड पेबल। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एवरेज ट्रेड पेबल्स आ जाएगा नीचे, तो ऊपर क्या आएगा, अब एवरेज ट्रेड पेबल्स आया नीचे। ट्रेड पेबल्स किससे रिलेटेड है, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड है। कैश परचेज पे तो आपके पेबल्स क्रिएट होंगे ही नहीं, किस पे होंगे, क्रेडिट परचेज। क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिट परचेज। हो गए तीनों फॉर्मूले याद, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। यहां हमने पढ़ा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, मतलब आपने सामान बेचा उधारी में, पैसा मिलेगा आपको किससे, डेटर से, तो आपने क्या कर दिया, क्रेडिट सेल अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसी के साथ एक फॉर्मूला पढ़ते हैं हम, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, पहले फॉर्मूला देखते हैं। अगर कलेक्शन आपको डेज में पूछ रहा है तो 365 डेज डिवाइड कर दो किससे, डेटर के टर्नओवर रेशियो से। तो अगर आपको ये निकालना है तो पहले आप रेशियो निकालोगे, उसके बाद ये निकलता है। इसका मतलब क्या है,
कि आपको एवरेज कितना टाइम लगता है डेटर से पैसा कलेक्ट करने में, कि मतलब आप जब क्रेडिट सेल करते हो तो वो डेटर्स कितने दिन में मोटा मोटी आपको पैसा दे देते हैं, उसी को क्या बोलेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। 365 दिन है, रेशियो से डिवाइड करो, मान लेते हैं आंसर आया है आपका 17 डेज। इसका मतलब आप जब सामान बेचते हो ना तो 17 दिन के अंदर अंदर उसका क्या आ जाता है, आपका पैसा आपके पास वापस आ जाता है। आया समझ में? ऐसे ही क्या निकल जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड निकल जाएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब आप जब सामान उधार खरीदते हो तो पेमेंट करना पड़ता है, तो आप कितने दिन में पेमेंट करते हो, कैसे निकालोगे, 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। मान लेते हैं आया 25 डेज, इसका मतलब आपको 25 दिन लग जाते हैं उधारी के सामान खरीदने के बाद उधारी के पैसे वापस देने के लिए। दैट इज योर क्रेडिट परचेज। आप क्रेडिट परचेज करते हो तो पेमेंट करना पड़ेगा, कितने दिन में करते हो वो निकलेगा आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड से और एवरेज पेमेंट पीरियड से। ठीक है, ऐसे ही हम क्या निकालते हैं, स्टॉक का पीरियड भी निकालते हैं। स्टॉक का पीरियड का मतलब क्या होता है कि वो जो स्टॉक है ना आपके पास वो कितने दिन में खाली हो जाता है। गोडाउन में नया स्टॉक कब आता है, पुराना स्टॉक कितने दिन में बिक जाता है, सोल्ड आउट हो जाता है, उससे क्या निकल जाएगा, आपका स्टॉक का टाइम पीरियड निकल जाएगा। स्टॉक होल्डिंग पीरियड जैसे हम बोलते हैं कि आप कितना दिन स्टॉक होल्ड करते हो और कितने दिन में स्टॉक आपके गोडाउन से बाहर चला जाता है। जितने दिन कम होंगे उतना बढ़िया है कि स्टॉक रुकता ही नहीं है, माल आया गया, माल आया गया। मतलब आप तो भाई बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो, बहुत प्रॉस्पेरस कंपनी है आपकी। 3 रेशियो हो गए आपके, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। एक और आता है आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या था, जो भी टर्नओवर से पहले है उसका एवरेज नीचे लिख दो। अब वर्किंग कैपिटल का क्या एवरेज लिखोगे, इसलिए क्या माना जाता है हमेशा उसे वर्किंग कैपिटल। क्या फॉर्मूला है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ऊपर क्या आएगा, अब देखो डेटर्स में लिख दिया क्रेडिट सेल, पेबल्स में लिख दिया क्रेडिट परचेज, स्टॉक में लिख दिया COGS। अब यहाँ किसकी बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दूसरा नाम क्या है इसका, सेल। क्या है, सेल, मतलब COGS ही आ गई। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका COGS। कि आप जब सामान बेचते हो, जो सामान आप बेचते हो उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, दैट इज COGS, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जिस भी सामान में बिजनेस डील कर रहा है वो क्या हो गया, बिजनेस का ऑपरेशनल वर्क हो गया, उससे सामान बेचेगा, पैसा कमाएगा, उससे क्या निकल जाएगी, सेल, और फिर सेल में से GP माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, COGS। क्या फॉर्मूला हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट इज नेट सेल, डिवाइड कर दो उसको वर्किंग कैपिटल से, कुछ नहीं है, दूसरा नाम है COGS का और सेल्स का ही। ठीक है, अगर COGS नहीं है तो क्वेश्चन को आप नेट सेल से भी सॉल्व कर सकते हो। कभी कभी आपको वो GP का पॉइंट नहीं देगा तो आप ऐसा नहीं है कि बैठे ही रो करके नहीं आओ, किससे कर देना, सेल से कर देना, सही माना जाएगा। फॉर्मूला भी ये सही है। फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। इसी के साथ आपके होते हैं कौन से वाले रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज भी ओवर। कितने थे, 4, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, ट्रेड पेबल टर्नओवर और स्टॉक टर्नओवर। नेक्स्ट आते हैं आपके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है ये रेशियो क्या बताएंगे, हमारी प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे। अब प्रॉफिट का रेशियो किससे निकलता है, मेजरली आपका प्रॉफिट आपकी सेल पे डिपेंड करता है। जितना माल बेचोगे और जितने में बेचोगे उससे क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। सबसे पहला आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है, GP अपॉन सेल इंटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, क्या आ गया, परसेंटेज में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमेशा परसेंटेज में आते हैं, टर्नओवर रेशियोज हमेशा आपके टाइम्स में आते हैं। ठीक है, और लिक्विडिटी रेशियो ऐसे 2:1, 3:4 ऐसे आते हैं। गॉट इट।
फॉर्मूला क्या है, जीपी अपॉन सेल, सेल का दूसरा नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कौन सी सेल लेनी है, नेट सेल, उसमें से क्या माइनस कर देना, सेल माइनस रिटर्न्स, क्या बन जाती है आपकी नेट सेल्स। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो गया, जीपी अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग रेशियो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो, क्या लेंगे ऊपर, ऑपरेटिंग कॉस्ट, देखो फॉर्मूला क्या है जीपी का, जीपी रेशियो का, जीपी अपॉन सेल, ऑपरेटिंग का क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल इनटू 100। जिसका भी फॉर्मूला है ना वो इसमें न्यूमरेटर में आ जाएगा, और जिससे रिश्ता है, किससे रिश्ता है भाई, सेल से ही रिश्ता है प्रॉफिट को, उसको हम नीचे लिख देंगे। होता क्या है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है ये मैम, इसमें कंफ्यूजन है, देखो आप क्या बनाते हो, ट्रेडिंग एंड P&L बनाते हो, उसमें क्या दिखाते हो, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय सेल्स। यहाँ क्या आ जाता है आपका, जीपी आ जाता है, ये जीपी आप क्रेडिट साइड में लेकर जाते हो। फिर आप क्या करते हो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया, कुछ एडमिन के खर्चे हो गए, सेलिंग के खर्चे हो गए, है ना, और लॉस बाय फायर हो गया, खर्चा है, बैड डेट हो गए। इधर क्या आ जाती है, रेंट अगर आपको मिला, ठीक है, कमीशन अगर आपको रिसीव हुआ, यहाँ क्या निकल जाता है आपका, नेट प्रॉफिट, नेट। ठीक है, ये फॉर्मेट है आपका ट्रेडिंग P&L बनाने का। और हम दो तरीके के प्रॉफिट्स ही ट्रेडिंग P&L में दिखाते हैं, एक ग्रॉस और एक नेट। लेकिन कुछ रेशियोज के कैलकुलेशन के लिए हम क्या दिखाते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाम से ही पता चल रहा है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं उनको माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो जो रेशियो आएगा आपका, जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर और कुछ खर्चों को माइनस कर दो जो बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी नहीं थे लेकिन हो गए हैं, फिर उसके बाद क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो सीरीज कैसे चलती है आपकी, ग्रॉस में से आप क्या माइनस करोगे, ग्रॉस में से आप क्या लेस करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आ जाएगा आपके पास, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। अब देखो बिजनेस को चलाने के खर्चे, देखो रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा, क्या हो गए, बिजनेस को चलाने के खर्चे। जो चलाने के खर्चे नहीं है, जैसे कि आग लग गई, नुकसान हो गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, उसको भी माइनस करेंगे तो लेस क्या होगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आंसर क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, नेट प्रॉफिट। ये हम ट्रेडिंग P&L में शो नहीं करते हैं। ट्रेडिंग P&L में दो ही प्रॉफिट शो होते हैं, एक जीपी और एक एनपी। लेकिन कैलकुलेशन के लिए, रेशियोज पढ़ने के लिए और आगे आप पढ़ोगे तो आपको प्रॉफिट कौन सा भी निकालना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी आपको शो करना पड़ेगा। आया समझ में, अब कौन से होते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कौन से होती हैं ऑपरेटिंग इनकम, कौन से होते हैं आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हाट इज और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। निकाल दो अब, क्या आपका रेशियो निकालना है, कौन सा, ऑपरेटिंग रेशियो, कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच आर एसोसिएटेड विद ओपनिंग एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस, जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस। ये क्या है आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो बिजनेस से रिलेटेड है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंस क्या होती हैं, जो खर्चे और वो इनकम जो बिजनेस को ऑपरेट करने में नहीं लगते हैं। ठीक है, ऊपर पूछा था ऑपरेटिंग रेशियो तो ऊपर हमने कॉस्ट लिख दी, यहाँ पूछा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो ऊपर क्या लिख दो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन, नीचे क्या आएगा, नेट सेल्स आएगा। ठीक है, अभी तक आपने ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में 3 फॉर्मूले पढ़े, पहला जीपी, दूसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट और तीसरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीनों में नीचे क्या आया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और नेट सेल्स।
नेट प्रॉफिट पे भी क्या आएगा, उसमें कौन सा चेंज हो जाएगा, उसमें भी वही आएगा। ऊपर आएगा नेट प्रॉफिट, नीचे आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक और फॉर्मूला है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर आपको क्या रिटर्न मिला। आप इन्वेस्टमेंट करते हो कौन से पर्पज से, कमाने के पर्पज से, प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से। आपने कहाँ पैसा लगाया है, दैट इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड। जितना पैसा आप लगाते हो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी थी, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स और इक्विटी को जोड़ के क्या आती है आपके कैपिटल एम्प्लॉयड की। बिजनेस चलाने के लिए आपने कितनी कैपिटल लगा दी उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर क्या आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, सेम EBIT अपॉन नीचे क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। ऊपर क्या था, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में EBIT अपॉन इंटरेस्ट, वहां हम इंटरेस्ट को कवर कर रहे थे EBIT से। यहाँ हम कैपिटल एम्प्लॉयड का और अपने प्रॉफिट का क्या देख रहे हैं, रिश्ता कि भाई जितना हमने कैपिटल लगाया और कितना हमें प्रॉफिट आया है, कौन सा, इंटरेस्ट से पहले, टैक्स से पहले और प्रेफरेंस डिविडेंड से पहले। अभी इन तीनों को पेमेंट करना है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये थे आपके रेशियोज। काफी डीपली और कॉम्प्रिहेंसिवली हमने फॉर्मूलेज का फॉर्मुलेशन देखा, रिपीटेटिवली डिक्टेट करे हैं फॉर्मूले जिससे आपको याद हो जाएं। आपको भी आप नोटबुक में फॉर्मूलेज अच्छे से लिख लेने हैं, याद करने हैं और समझ लेने हैं। उसके बाद आपके पास एक दिन का टाइम है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, रेशियोज के क्वेश्चंस कवर करेंगे, मिक्स क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम क्वेश्चंस भी करेंगे और पर्टिकुलर रेशियो वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। होप यू गाइज enjoy द सेशन। यूट्यूब चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिए जाएंगे, तो जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल को भी क्या करो, ज्वाइन करो। ओके।